अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। प्रोग्राम में हेल्थ गाइड आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई कैसी बीमारी के बारे में जिसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। नाम है इस बीमारी का हेपेटाइटिस। कैसे होती है, क्यों होती है और इसका हल कैसे मुमकिन है, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फवाद रंधावा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम जानते हैं आपकी हेक्टिक बड़ी रूटीन है माशाल्लाह से, लेकिन ये बताइए कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये बीमारी बढ़ती जा रही है? शादाब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप उर्दू पॉइंट के तवस्सुत से आपने मुझे इस काबिल समझा कि इसके बारे में आवाम को थोड़ी सी आगाही दे सकूँ। शुरू में जो आपने बताया था एग्जैक्टली उसी सवाल का जवाब आपको आगे ले जाता हूँ। खामोश कातिल, इसको अगर थोड़ा सा आप गहराई में देखें तो खामोश कातिल का मतलब ये है कि अमूमन ये बीमारी जो है, इसको हेपेटाइटिस अंग्रेज़ी में कहते हैं, होता ये है कि किसी भी मतलब एक बहुत ब्रॉडर टर्म है ये, थोड़ा सा इसके अंदर काफ़ी बीमारियों का मंबा कह सकते हो। सही। तो किसी भी बीमारी जो मेडिकल साइंस में होती है उसमें कुछ हर एक बीमारी किसी ना किसी या एक से ज़्यादा आज़ा जो अपने हमारे जिस्म के उसको अफेक्ट करते हैं। मरीज़ उस वक्त हमारे पास आता है अमूमन जब उससे कोई प्रॉब्लम होती है जिस्मानी। सही। खामोश कातिल का प्रॉब्लम ये है इस बीमारी का कि ये इसकी कुछ ऐसे भी कुछ फ़ीसद लोग ऐसे भी हैं जो इसलिए आते हैं कि उनको शौकिया, जो हमारे मुल्क में होता है, शौकिया टेस्ट कराने के बाद पता चलता है उनकी जिस्मानी तौर पे कोई भी उनके सिम्टम्स नहीं होते। सही। और ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है और उस आई ओपनर है। बिल्कुल सही। तो हेपेटाइटिस से आम अल्फाज में जिसकी भी टाइटिस वर्ड्स आखिर में हो, हेपेटाइटिस, प्रोस्टाइटिस, तरह काफ़ी चीज़ें हमारे मेडिकल साइंस में, तो इसका मतलब है सोजिश। हेपेटाइटिस उर्दू में लिवर के साथ एसोसिएट होता है। तो जिगर जो है, जिगर की सोजिश जिसकी कोई भी वजह हो, एक ब्रॉडर टर्म में किसी इंसान को समझाने के लिए आम फहम अल्फाज में इसको हेपेटाइटिस कहते हैं। सही। तो हेपेटाइटिस की वजूहात बहुत हैं। सही। खामोश कातिल कुछ वजूहात खामोश रहती हैं, मीसना वायरस भी कहते हैं सबसे, और कुछ वजूहात फ़ौरन पता चल जाती हैं। सही। तो हेपेटाइटिस बेसिकली जो काफ़ी वजह किसी भी चीज़ की वजह होती है। सही। इसके अंदर कुछ वजूहात का पता होना चाहिए। है तो बहुत ज़्यादा वजूहात, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो जर्नल से मतलब जो आवाम को पता होनी चाहिए ना। पाकिस्तान के लिहाज से हमारे पास, जो बाहर के वेस्ट में डिफरेंट है, हमारे पास सबसे कॉमन वजह आपने सुनी भी होगी हर इंसान ने, और वो वायरस, हेपेटाइटिस के वायरस हैं, बैक्टीरिया नहीं, ना ही फंगस। या मुख्तलिफ जरासीम को मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कैटेगराइज करते हैं। हेपेटाइटिस उन चंद ऑर्गन्स में से है, लिवर, जिसमें बैक्टीरिया से ज़्यादा वायरस हमला करता है। सही। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, काफ़ी किस्म के वायरस हैं, ये भी हर एक ने सुना होगा। इसको हम अंग्रेज़ी की हिंसों से डिवाइड करते हैं, ABCDE नॉर्मली, A से E तक। अब वो क्यों, कोई ए है कोई ई है, कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा सा आवाम को पता होना चाहिए। सही। कि कुछ वायरस की शक्लों के साथ, जिस तरह तुम्हारा नाम शादाब है, मेरा फवाद है, शक्ल से पता चला या कुछ चीज़ों से पता चला। वायरस को माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बाकी सब लोग, बल्कि अभी पता चला तुम खुद माशाल्लाह इस फील्ड के हो, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखो तो हर वायरस को उसके जिस्म, उसके पहनावे, उसके अंदर जो सेल्स हैं उसको उस टाइप की वजह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है? हेपेटाइटिस को हमेशा, जब भी आपने कोई भी किसी भी खुदा न खासा इस मर्ज़ से मुब्तला होगा, वो ये जान सकेगा कि डॉक्टर हमेशा उसको वायरस के किस्म के लिए टेस्ट कुछ कहते हैं देने को। सही। उस टेस्ट के देने की वजह यह है कि हर एक की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ABCDE के अंदर उस ट्रीटमेंट कौन सी देनी है, कितनी देनी है, हर एक की डिफरेंट है। सही। A और E, आखिरी वाले, A पहला और E आखिरी, ये वो हैं जो सबसे कॉमनली हमारे पास इनकाउंटर होते हैं, और ये सबसे कॉमनली, ये सबसे ज़्यादा जल्दी हमारे पास मरीज़ों को लेकर आते हैं। ये ज़्यादा टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक कहते हैं ख़तरनाक है। ये अक्सर औक़ात खामोश नहीं रहते। सही। ये सबसे कॉमन बीमारी जो है हेपेटाइटिस, जो पीलिया कहते हैं, आँखों का पीला होना या पेशाब का सरसों के तेल की तरह पीला होना, इस तरह प्रेजेंट करते हैं। सही। A और E का पता होना इसलिए ज़रूरी है, नंबर 1, इसके अंदर वेट और सी की पॉलिसी रखी जाती है 99% ऑफ टाइम। इंतज़ार करना है, मरीज़ को कुछ हदायत देनी है, खुद ब खुद जाएगा बॉडी से। बॉडी का अपना सोल्जर्स हैं, बॉडी ने, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्टिवेट करके मार देगा। यानी कि जो यरकान है, जिसको हम ए में भी एक किस्म वाला यरकान, जो तो ए जो है वो यरकान, अब इसमें यानी हम लोग टोटली इसको कुव्वत मुदाफ़त पे छोड़ देते हैं कि वाइट ब्लड, वो मतलब उनका जो नॉर्मली उसकी ट्रीटमेंट नॉर्मली ऐसी होती है। तो सर पर्टिकुलर मेडिसिन ऐसी भी है जिसको घर में वो ले सकते हैं, OTC जो? जी सर, मैं वही अर्ज़ कर रहा था आपको कि अभी तो है, मतलब 3 चीज़ें होती है ना हेडिंग में। आपको सिर्फ तशख़ीस की बात करूँ जिसको हो जाए। अमूमन हमारा जो कमाल है ना, जो ज़्यादा
रिसर्च हो रही है और ज़्यादा डॉक्टर मेडिसिन के अंदर कमाल है वो है क्यों हो रहा है और नहीं होना चाहिए। सही। ए और ई में ख़ास तौर पे ए की वैक्सीनेशन भी है। सही। अब इसमें से जो वायरस है थोड़ा सा मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा, वो हेपेटाइटिस सी के बारे में जब बात करूँगा तो बात करूँगा। ए और ई जो है वो ऐसा है वायरस जो हमारे फूड से फैलता है। जो भी चीज़ है ना मुंह के ज़रिए अगर हम कोई भी लवाजमात या कोई भी चीज़ खाते हैं वो अक्सर औकात हेपेटाइटिस ए ट्रैवलिंग में फैलता है, पानी के ज़रिए फैलता है। इसका ताल्लुक ब्लड से नहीं होता। अक्सर औकात शेविंग और बाकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ए और ई का ताल्लुक इससे नहीं है। बिल्कुल सही। ए और ई एक तरफ तो ज़िंदगी में तकरीबन एक दफ़ा होता है, ख़ासतौर पे ए, और वो ज़िंदगी भर के लिए क़ुव्वत मुदाफ़िअत डेवलप हो जाती है और वो ज़िंदगी में दोबारा होना मुश्किल है। उसमें खुदा ना खास्ता कुछ वजूहात की वजह से उसकी डिटेल में नहीं बताऊँगा, इसलिए कि वो बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा कि क़ुव्वत मुदाफ़िअत खुदा ना खास्ता किसी की किसी वजह से मुस्तकिल कम हो गई हो तो उसमें शायद हो जाए। वरना ए के लिए वैक्सीनेशन नंबर 1 आ चुकी है और आजकल वैक्सीनेशन अगर कर लें, हम नॉर्मली लोग कर लेते हैं तो ए से बचाव मुमकिन है। लेकिन जब भी ए होता है या ई होता है वो यरकान के साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं और वो खामोश, हाईली अनलाइकली है कि वो खामोश रहें। सर मैं इसमें आपकी बात काटूंगा और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सवाल ऐड करना चाहूँगा कि ये बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि ए की वैक्सीन आ चुकी है, तो ए से ई के दरमियान में किस किस की वैक्सीन आ चुकी है? जी मैं वही अर्ज़ कर रहा था, बी और सी दोनों के साथ बताना चाह रहा था। बी की वैक्सीन है और बी तो ऐसा है कि यहाँ पर इस वक्त असूलन ऐसा होना चाहिए कि बचपन में ही 3 वैक्सीनेशन 1, 2 और 3 6 महीने के फासले पे तीनों वैक्सीन हमारी पॉलिसी है। EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन है। उस प्रोग्राम के तहत हर बच्चा पूरे पाकिस्तान में जो भी पैदा होता है उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है। सही। इसी वजह से आपको हेपेटाइटिस बी के केसेस कम देखने को मिलते हैं। तो ये जो शुरू में वो जो हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, जी हिफाजती टीके जो बच्चों को लगते हैं हमल के जब पैदाइश के बाद, उसमें हेपेटाइटिस बी आ चुका है। ये पॉलिसी हुकूमत की पहले नहीं थी, जब मेरी उम्र में नहीं थी, आपकी उम्र में आ गई होगी, मेरी उम्र में बाद में लोग आए हैं। इसकी एंजेलिक्स के नाम से आती है। मैं पॉलिसी में वैसे कंपनी चूंकि नाम कॉमन है इसलिए बता रहा हूँ ना, प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली इसकी वैक्सीन होती है और हर इंसान को अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद, जिसको पता है कि वो नहीं लगी, उसको 3 इंजेक्शन लगते हैं 1-1 महीने के फासले पे। 0 आज 1 महीने बाद या 3 या 6 महीने बाद लगती है। लाजमन लगवाना चाहिए। ये वजह इसलिए कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन की वजह से आप ए जो कि हम नॉर्मली लगवाते नहीं हैं, कहते हैं तो लगवाते हैं, और बी जो डेफिनेटली लगवाना चाहिए, इसके बाद बी ना के बराबर रह जाता है। ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, होता ज़रूर है लेकिन कम होता है। सही। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो सी है। सी जो आपने एक और सुना होगा, काला यरकान। बिल्कुल सही। काला यरकान हम नॉर्मली आम फहम अल्फाज में जिसको होता है ना, खुदा ना खास्ता, वो हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। सही। इसलिए कि आपकी बॉडी काली पड़ जाती है। अब हैरान होगी, हेपेटाइटिस बी और सी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने ए और ई कहा, उसके बरक्स बी और सी आपको उंज ही पता चलता है और उसके अंदर कभी कभी बहुत ही कम होता है कि वो यरकान के साथ आए। सही। वो बड़े मीसने वायरस हैं। बी सी को तो मीसना वायरस कहते हैं, वो अंदर ही आपके लेबर को डैमेज करता है। सर कोई एक आधी भी ऐसी सिम्टम, कोई ऐसी निशानदेही नहीं है जैसे? बिल्कुल है। सी के जॉन्डिस हो सकता है जिसको हम यरकान कहते हैं, लेकिन नॉर्मली सी जब आता है अनफॉर्चुनेटली वो कोई ना कोई लेबर को डैमेज कर चुका होता है, पेट के फूल जाने से, बेहोशी के बाद, या वैसे ही पेशेंट खुराक की करता है कि भूख नहीं लगती, खाने के फ़ौरन बाद उसका मैदा दर्द करना लग जाता है। ये सब मुस्तकिल किस्म के वेट सिम्टम्स हैं जो किसी भी बीमारी में हो सकते हैं। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड के बाद हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है इनको सी हो गया। बिल्कुल सही। सर ए बिगड़ के सी बन सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। ए बी सी डी ई के अंदर सिर्फ एक वायरस है जो कि सबसे कॉमन, सबसे रेयर है, वो डी है। डी एक वायरस वाहिद है जिसके लिए बी होना शर्त है। सही। इसलिए डिटेल, वरना कोई एक वायरस दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। ये जरूर हो सकता है एक को बी हो, उसके ऊपर उसको ए हो जाए। सही। एक से ज्यादा वायरस हो सकते हैं। काफी मरीज होते हैं बी और सी साथ होते हैं। उसकी वजह यह है कि बी और सी के फैलने के तरीके एक हैं। ए और ई मैंने शुरू में बताया खुराक से और गलत पानी से फैलता है। बी और सी खून से, शेविंग को शेयर करने से, नीडल्स और इंजेक्शंस शेयर करने से फैलता है। यानी ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? कोएग्जिस्ट 100% कर सकते हैं। आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। आपस में ये नहीं हो सकता बी के लेदर ट्रीटमेंट और सी। बी और सी कोएग्जिस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि दोनों का तरीका कार्रवाई का जो है वायरस का वो एक जैसा है। सर क्या ऐसी चीज़ें जो है वो हम खाने पीने में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं जिनसे हम लोग श्योर हो जाएं कि ये इंशाल्लाह? श्योरिटी तो इंशाल्लाह ताला आपको पता है, पॉसिबिलिटी एज सच है कि आपको नॉर्मली सिर्फ एक सिंपल रूल अप्लाई करना है। और वही बात है कि जो बेसिकली हम कहते हैं, हालांकि कहना बड़ा आसान है, मैं शायद खुद भी हम लोग को नहीं करते, सुन्नत पे अमल करना होता है। हाथ धोने हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जहाँ का नहीं पता कि हाइजीन है किस खाने की, नॉर्मली हम लोग शहरों में जब जाते हैं बीच में कहीं खा लेते हैं, और हमें पता है आजकल अनफॉर्चुनेटली आपको फूड अथॉरिटी का पता भी है जो हर जगह चीज़ें बंद हो रही हैं। ए और ई का गेम तो सिर्फ और सिर्फ बचाव है कि हमेशा साफ़ सुथरा खाना बनाना, जहाँ तक हत्तुल मकदूर कोशिश करनी चाहिए कि साफ़ सुथरा खाने को ऑब्जर्व करना चाहिए। खाने के अलावा ये 110% ऑफ टाइम प्रोटेक्शन है। सिर्फ प्रोटेक्शन आपको कर सकती है हेपेटाइटिस ए की अपने अंदर
हार्डली कोई दवाई बनी है, ये नहीं हो सकता हेपेटाइटिस ए हो गया दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। बी और सी में मुमकिन है, वो भी मैं अभी इसके थोड़े में 1 आध मिनट उसके बाद करूँगा। ए और ई के अंदर आपने सिर्फ इंतज़ार करना है और कोशिश करनी है कि लिवर को वापस क़ुव्वत मुदाफ़े से वापस आ जाए। हमने उसकी हाइड्रेशन बेहतर करनी है, उसके ड्रिप्स के ज़रिए, अगर उल्टी आ रही हो उसकी न्यूट्रिशन बेहतर करनी है खाने के ज़रिए, और ड्रिप के ज़रिए अक्सर औक़ात करते हैं कि शुरू में ना 1-2 हफ्ते तक मरीज़ को भूख नहीं लगती, तो मरीज़ को एडमिट करके हम देखते हैं, और जो लिवर को डैमेज करने के टेस्ट होते हैं उसको LFTs कहते हैं, वो बार बार करवाते हैं, और उसको इम्प्रूवमेंट जब तक ना हो तो उसको एडमिट रखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बता दिया इन दोनों केसेस में, तो हेपेटाइटिस सी के केस में भी आजकल इंजेक्शन वगैरह के जरिए वो ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस सी के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द फ्यू बीमारियाँ जिसकी बहुत ही तेज़ी से तरक्की हुई है तो गलत नहीं होगा। सी का फ़ायदा ये है, एक तो खैर फ़ायदा बीमारी का तो होता नहीं है, सॉरी, फ़ायदा है कि सी अब इंजेक्शन के बगैर ट्रीट हो जाता है, इंजेक्शन की कतन ज़रूरत नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था, जिस ज़माने में स्पेशलाइजेशन कर रहा था, इंजेक्शन होते थे, हफ्ते में 3 भी आते थे, हफ्ते में 1 भी आता था। अब टोटली हेपेटाइटिस सी जो है वो दवाई के साथ 3 या 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या टाइप है उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आप टोटली इलाज उसका काफ़ी हद तक मोर देन 90% मुमकिन है, वो सी का वायरस मर जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन बगैर इंजेक्शन के अवाम को बताना ज़रूरी है। अब इंजेक्शन्स के बगैर ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के अंदर बहुत ही वाजिब और बहुत ही इंतहाई सस्ती कीमत में भी अवेलेबल है। बिल्कुल तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। बिल्कुल ठीक। सर अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि बताइए कि जैसे अभी हम हेपेटाइटिस के बारे में सारी डिस्कशन हमने कर ली, खुराक के आपने कहा कि पहले हाथ वगैरह धोने हैं, सारा कुछ, अगर बीमारी हो चुकी है तो उसके बाद हमने खुराक का क्या मतलब करना है उसमें? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत वैलिड है, इसलिए कि इसमें लोगों की कॉन्सेप्ट गलत है। नंबर 1, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जो कि आपको मैंने अर्ज़ की एक्सट्रीम वाले हैं, और ई इसमें अक्सर औक़ात मुंह के ज़रिए फैलता है और जो हम गलाज़ात खाते हैं उससे बनता है। सबसे पहले तो अगर मरीज़ को हो भी गया तो छूत की बीमारी नहीं है, आपने उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना है, उसको फ़ील करवाना है कि ही विल बी फाइन और माशाल्लाह या शी विल बी फाइन। लेकिन उसमें यह है कि उसके साथ और आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उसको जो खाना दें और बाकी घर वाले दें। ख़ास तौर पे अगर उसको हेपेटाइटिस ए और ई हुआ है, इसका मतलब है आपके साथ ही रह रहा है, आप भी उतने रिस्क करो, इसलिए कि नॉर्मली आप भी वही खाना खाते हो, तो आपको देखना चाहिए अपने किचन को और अपने सफाई के इंतज़ाम को। तो गेम वही है, सफाई 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 ए और ई के लिए। सही। बी और सी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। बी और सी की ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। बी की ट्रीटमेंट आपने मुझे पूछी नहीं थी, बी की ट्रीटमेंट भी इंजेक्शन ख़त्म हो चुके हैं अब, दवाई से लंबे अरसे के लिए दवाई देनी पड़ती है। लेकिन बस ये एक एहतियात होनी चाहिए कि शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर आपको थोड़ा सा पहले वो करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कपल्स को स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। नंबर 2, बी वाले लोग जो है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, इसलिए बी और सी की स्क्रीनिंग होती है, जो पॉजिटिव होते हैं तो उनका ब्लड किसी और को लग नहीं सकता। नॉर्मली इलाज के बावजूद भी अक्सर औक़ात कोई आपसे करेगा नहीं, लेकिन नॉर्मली वाकई एहतियात बी और सी में 100% यही है कि आपको पहले पता होना चाहिए। हम लोग चेक भी करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं मरीज़ से, कुछ टेस्ट भी करते हैं कि हमें पता हो कि क्यों हुआ फला मरीज़ को, तो अक्सर औक़ात पता चल जाता है। या तो वो शेव करा रहा होता है, या नीडल खुदा ना खास्ता कोई नशे वगैरह या इंजेक्शंस वगैरह लोकल हॉस्पिटल या हकीम या क्वैक से लगवाते हैं, उस टीके के ज़रिए होता है। तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि अब मुझे शेयरिंग नहीं करनी, ख़ास तौर पे नाई वाली शेव नहीं होनी, और घर पे उसके रेज़र और कोई किसी से नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन ये याद रखिएगा कि वो उसके पानी उसके बर्तन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी और सी एक नॉर्मल इंसान है, उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें, छूने से नहीं फैलती है। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि ऐसे लग सकती है? ए और ई नॉर्मली जब इंसान बीमार होता है उस वक्त उसकी चीज़ें जो हैं उसको एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेगी, सफाई का ख्याल रखेंगे। नॉर्मली उसके जो वो हैं गलाजत वगैरह है, पेशाब और वो सब चीज़ें, उसके अंदर एक का वायरस होता है तो उसको अक्सर का सफाई का डबल ख्याल रखना चाहिए उन दिनों में। वो 4 से वो डिपेंड करता है कौन सा वायरस है, हर मरीज़ हर वायरस के हिसाब से मुकम्मल तौर पर शिफा होने में टाइम लगता है। ऑन एवरेज 4 to 6 वीक्स लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने के अंदर वो बंदा मुकम्मल ठीक होता है। बिल्कुल, यानी आप ये मशवरा देते हैं कि उसको मतलब ये जिस तरह उसकी ठीक होने पे और ये सारी इतने प्रॉब्लम्स हैं तो लगातार उसको टेस्ट वगैरह आपने करवाते रहना। जी, नॉर्मली ए और ई के अंदर जब क्योर एक दफ़ा हो जाएगा, आपने टेस्ट करवा के LFTs ठीक हो जाए तो मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन जहन में रखिएगा, आपको हमेशा ये कुदरत आपको मौका दे रही है कि ए हो चुका है, आपके घर रिस्क पर है, आप घर के सफाई का दोबारा ख्याल रखें। और हमेशा ए और ई हर एक के लिए इज़ ऑलवेज़ केयर इज़ और क्योर जो है और जो एहतियात है इट्स ऑलवेज़ बेटर देन द मेडिसिन। बिल्कुल सही। और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। हमारे मेडिसिन के अंदर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं ख़त्म करूँगा, जो ट्रीटेबल कंडीशंस हैं, जो कंट्रोलेबल कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कमाल है। और इन्फेक्शंस ख़ासतौर पर हेपेटाइटिस उनमें से ही एक है। इसके बचाव के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए रादर देन ट्रीटमेंट पे। बिल्कुल सही, यानी कि प्रिवेंशन जो है वो जी इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है, जी बिल्कुल, रिफॉर्म हुई है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये एक आखिरी सवाल आपसे जी
जो मैंने पहले कह दिया था आखिरी, लेकिन ये आखिरी सवाल है सर, ये एक्सरसाइज वगैरह का या जो फिजिकल मतलब मूवमेंट्स हैं इनके साथ इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? सर जिस ज़माने में मरीज़ बीमार होता है उस ज़माने में ज़ाहिर है उसकी लॉस बहुत होता है, इसलिए कि लिवर का एक जो हमारा ऑर्गन है सबसे बिगेस्ट, लिवर इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हार्ट से भी बड़ा है। तो अक्सर औक़ात हमारी इसका फंक्शन ये होता है हमारे बॉडी की गलाज़त और हमारी दवाइयाँ वगैरह जो हम खाते हैं इन सब को निकालता है बॉडी से। जिस ज़माने में ये डिजीज़्ड होता है, बीमार होता है, उस ज़माने में हमारी बॉडी की गलाज़त सही तरह निकाल नहीं रहा होता और ये प्रोन होता है और यही शुगर को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। शुगर जो हमारे ब्लड में होती है वो लिवर की वजह से होती है। तो जिस वक्त में इंसान बीमार होता है उस वक्त हम कंप्लीट रेस्ट देते हैं, वो क्योर करता है। लेकिन नॉर्मल हालात में वो नॉर्मल लाइफ गुजारेगा बाकी लोगों की तरह। लेकिन जिस ज़माने में बीमार ज़्यादा है, खासतौर पे ए और ई में जब ज़्यादा बीमार है, जब जॉन्डिस भी हुआ हुआ है उसको, उस ज़माने में उसको हम बहुत ज़्यादा पानी, खासतौर पे शुगर वगैरह ज़्यादा इंटेक का इंकरेज करते हैं, इसलिए शुगर डाउन होने का खतरा होता है और उसमें पानी का बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए कि वो कमी हो सकती है उनमें दिनों, वरना उसके अलावा वो एक्सरसाइज कर सकता है नॉर्मली। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। जज़ाकल्लाह, एनी टाइम शादाब। अच्छा ये बता दीजिए सर, कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहते हो? सिर्फ वही पैगाम है जो बीच में मैंने कहा था कि हेपेटाइटिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़ुसूसन और अमूमन सारी बीमारियाँ काफ़ी हद तक आप अगर आप इसको पढ़ें भी, आम अब तो नेट पर बड़े आसान अल्फाज में लिखा होता है बीमारियों के बारे में, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हमेशा बचाव हो सकता है उनसे, और हम लोग अपनी ही हरकतों और अपनी ही लापरवाही की वजह से वो अपने अंदर ले लेते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। मेरा पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ सफाई है जहाँ तक पहुँचे और एहतियात है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सी दुआएं। नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड से अब तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाज़ जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।